हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है एवरीवन? द फ्यूचर फाइटर पायलट्स, सिमरन फ्रॉम कसौल, निकिता, एकता, चेतना सिंह, अंकित, स्टीव रॉजर, रोहित, सैफत आलम, हर्ष परमार, आर्यन, पुरुषोत्तम, भगत, मतलब क्लास शुरू होने से पहले थम्स डाउन हो गया। कौन है? पढ़ाने तो दो यार, उसके बाद थम्स डाउन करना। उदिता, नवीन राज, काव्या, वल्लभी, जय हिंद एवरीवन। बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज पॉलिटी की हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद पॉलिटी आपका हो जाता है दी एंड। प्रथम शर्मा, शिखा, मानसी, रिया, चलो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। अब तो मुझे नाम भी याद हो गए, बस यहां पे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखती। अगर लिटरली शक्ल दिख रही होती तो शक्ल भी याद हो जाती। चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, एंड साथ में देखेंगे पंचायत। पंचायत वो वाली पंचायत मत बोलना सर, कौन सा सीजन है पंचायत का। पंचायत मतलब हमारी पॉलिटिकल पंचायत। वेल अभी तक अगर हम लोग देखें तो हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कल हम लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में जान चुके हैं, एज वेल एज हम लोगों ने अमेंडमेंट भी जाने, हम लोगों ने अमेंडमेंट भी पढ़ लिए। वेल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात होती है किसके बारे में? बात होगी आज के टाइम में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। मेनली हमें जो टॉपिक पढ़ना वो यही पढ़ना है, और फिर हमको पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर पंचायत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं क्या? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती क्या है? आपकी एक बुक है ना, आपकी एक बुक है ना, जिससे आप लोग क्या कहते हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो। क्या बोलते हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं, एक्सप्लेन्ड इन explained in this book, जो भी चीज इस बुक में एक्सप्लेन्ड है मींस रिटन है। क्या है? रिटन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। हर वो चीज जो संविधान में लिखी हुई है वो क्या है? क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो भी चीज संविधान में लिखी हुई है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पर दी हुई है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सीधी सी बात है।
जो भी चीज आपके शरीर के अंदर है वो सभी की सभी क्या है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं। पर कोई अगर बाहर से अंदर चला जाता है आपके शरीर में, कोई बीमारी चली जाती है, तो उसको आप क्या कहते हो, पैरासाइट कहते हो। पर अगर कोई अच्छा है तो वो अच्छे की तरह इस्तेमाल हो जाता है, एंटीबॉडीज की तरह से इस्तेमाल हो जाता है ना, है ना। वेल वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। इफ अगर इंफॉर्मेशन रिटन है या फिर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन है, गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और अगर वो नॉन रिटन है, नॉन रिटन बट वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, वो बॉडी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर, बात समझ में आई। If there is a written text, it means it's a constitutional body. If there is a no written text but work according to the constitution या फिर work under the constitution, it means it's a non-constitutional body. क्या है, non-constitutional body. Well, हमारे पास एक लिस्ट है, अगर आप ये देखोगे तो इसमें आपको वो सारी की सारी बॉडीज दी गई हैं जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के तहत आता है, ठीक है। These all bodies under the constitutional bodies, ठीक है। These all bodies under the constitutional bodies. It means all these bodies have their articles. All these bodies are mentioned in the Constitution of India. Clear है, ये सभी क्या है, Constitution of India में mentioned है, written form में। इनके अपने कुछ सेपरेट आर्टिकल्स होंगे जहां पर इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। क्लियर, तो कौन सी आती है सबसे पहले, इलेक्शन कमीशन इन आर्टिकल 324। क्या काम है इसका, लोगों के पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना, ठीक है, लोगों के पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना, एक तरह से बोला जाए डेमोक्रेसी के एक पिलर के रूप में ये काम करती है। फिर आता है हमारा यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन आर्टिकल 315 टू 323, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। इसका काम क्या है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को, बेहतर लोगों को चुनकर आगे लेकर आना एंड फाइनली उसको क्या करना, यूटिलाइज करना एज अ ह्यूमन रिसोर्स। फिर आता है हमारा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, ये क्या है, सब्सिडरी है एक तरह की, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करती है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी आर्टिकल 338 एंड 38A, लोगों के बीच में इंक्लूसिव एंड इक्वालिटी को प्रमोट करना। फिर आता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 128, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट में से एक है, एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चार्टर अकाउंटेंट है, सीए। फिर आता है लीगल एडवाइजर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, रूल ऑफ लॉ। एंड फिर आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165, रूल ऑफ लॉ, ये भी लेकर आता है। एंड लास्ट में आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 350, ये भी क्या करेगा, इंक्लूसिव एंड इक्वालिटी को मेंटेन करने का काम करेगा। वेल, अगर इसको समझना होगा तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम करते हो, आप एक कंपनी में काम करते हो, ये कंपनी को हेल्प करने के लिए कुछ लोग हैं, कुछ डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एक है कौन सा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को आप लोग क्या कह रहे हो, फाइनेंस कमीशन कह रहे हो। एक डिपार्टमेंट है जो कि आपका एचआर का है, क्या है, एचआर का डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट को आप लोग क्या कह रहे हो, यूपीएससी कह रहे हो। क्या कह रहे हो, यूपीएससी कह रहे हो। एक डिपार्टमेंट जिसको आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हो, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है आपका, इलेक्शन कमीशन है। क्या है आपका, इलेक्शन कमीशन है।
बेस्ट पर्सन को चुनकर क्या करता है, सीईओ चुनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन भी क्या करता है, आपके लिए बेस्ट पर्सन को चुनवा कर आपके सामने रखता है, एक प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के रूप में। हाँ या ना, हाँ या ना। सेम एक कंपनी में हमको जरूरत पड़ती है क्या, एक लीगल एडवाइजर की। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हमारा अटॉर्नी जनरल है, हमारा अटॉर्नी जनरल है। कौन है हमारा अटॉर्नी जनरल है। एग्जैक्टली सेम अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कंपनी को चलाने के लिए हमको एक चाहिए होता है सीए, इसकी जगह पर हमारे पास कौन है, सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। क्लियर है। आर्यन राजपूत, यहां पर इमेजिन करना है तुम्हें, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे इमेजिन कर लो। अब तुम इमेजिनेशन को यूज करना है तो सही जगह करो, सही तरीके से करो, हैं। इमेजिन करना है तो सही चीजें करो ना, इमेजिन। गलत चीजें क्यों कर रहे हो इमेजिन, अच्छी चीजें करो। हाँ या ना, क्लियर है। बात समझ में आई, यहां पे आगे चलें। बाकी सब लोग सो रहे हो क्या, नहीं ना, शाम का वक्त है। चाय का प्याला हाथ में लो या फिर एक कॉफी पियो और थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अगर आलस आ भी रहा है तो अपने कान में से जरा हेडफोन निकालो, अपनी माता जी को या अपनी बहन को या अपने भाई को आवाज लगाओ और बोलो जरा एक बढ़िया कड़क अदरक वाली चाय, है ना। चलो तो भाई एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। अगर तुमको ये चीज पता चल गई, ये चीज समझ में आ गई, तुमको ये चीज समझ में आ गई, अगर तुमको ये दो चीजें समझ में आ गई तो आगे की सारी क्लास तुम्हारे लिए हलवे के जैसी है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। वेल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, एक तरह से बोला जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन है, एडवोकेट है, वकील है, एक तरह से क्या है, एडवोकेट है। कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवोकेट है। आर्टिकल नंबर 76 में क्या किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया। एक सिंगल मेंबर बॉडी होता है, बट यस इसकी हेल्प के लिए कुछ और लोगों को भी इसके साथ रखा जाता है, बट उन लोगों की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। दे आर कॉल्ड एज अ सॉलिसिटर जनरल्स। क्या कहलाते हैं, सॉलिसिटर जनरल्स कहलाते हैं, जो इसके नीचे काम करते हैं, बट वो उनकी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है, रखा जरूर जाता है बट डिफाइन नहीं है। इसका काम क्या है, सबसे पहली चीज क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए इसकी क्वालिफिकेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर क्या किया जाएगा, इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवोकेट, इट मींस फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। आर्टिकल 76 में डिफाइन किया गया, बट इसके बारे में बताया था आर्टिकल 88 में भी कि ये इसकी क्या है, पावर है। क्या है इसकी, पावर है। पावर क्या है, पावर क्या है इसकी, कि ये पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है,
तो पार्टिसिपेट तो कर देगा बट कांट वोट। पार्लियामेंट की किसी प्रोसेसिंग में, किसी भी प्रोसीडिंग में वोट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वोट नहीं करेगा। तो ही कैन पार्टिसिपेट बट कांट वोट, बट कांट वोट। जैसे तुम में से बहुत सारे लोग हमसे नाराज हैं, सॉरी मेरे से नाराज है, ठीक है। तुम्हारी नाराजगी का मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे पास सिर्फ नाराज होने का अधिकार है और कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तुम अपनी बात कह तो सकते हो, सर ये है, सर ये है, सर ये है, सर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, पर करूंगा मैं अपने मन की, ठीक है, करूंगा मैं अपने मन की। तो सीधी सिंपल सी बात क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इसकी पावर है, बट ये क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कर सकता। क्लियर है? कब तक इस पोस्ट पे रहेगा? क्या इसकी कोई रिटायरमेंट एज है? नो, देयर इज अ नो रिटायरमेंट एज। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये इस पोस्ट को क्या कर सकता है? एंजॉय कर सकता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये पोस्ट को क्या करेगा? एंजॉय करेगा। एंड द सैलरी वॉज डिफाइंड बाई प्रेसिडेंट। सैलरी एंड अलाउंस, ये भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट देगा। प्रेसिडेंट क्या देगा? एक्चुअल में ये डिसाइड किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होगा, है ना, इक्वल टू सीजीआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होता है कम से कम। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर? तो क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई है, अपॉइंटमेंट भी आपको पता चल गई है, सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। प्रेजेंट में अभी कौन है? आर वेंकट रमणी जी हैं। प्रेजेंट में कौन है? आर वेंकट रमणी जी आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, बट एडवोकेट जनरल कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है हर एक राज्य में, पर्टिकुलर स्टेट में होता है। तो यहां पे आपको पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 28 के 28 एडवोकेट जनरल तो याद करोगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? हर स्टेट का अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। वैसे है कहाँ पे बताया गया? आर्टिकल नंबर 165 में बताया गया। सिंगल मेंबर बॉडी होता है, इसके लिए भी कुछ और मेंबर्स को हायर किया जा सकता है, बट उनके बारे में डिफाइन नहीं किया गया। क्या कहा गया? इसकी क्वालिफिकेशन किसके बराबर होनी चाहिए? जजेस ऑफ हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। किसके इक्विवेलेंट? जजेस ऑफ हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है? इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा, एट द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके? स्टेट के। किसके? ऑफ स्टेट। उस पर्टिकुलर स्टेट के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनके रिकमेंडेशन पर। इसका काम क्या? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या? एक तरह से वकील है, एडवोकेट है, ठीक है। कब तक काम करेगा? जब तक गवर्नर चाहेगा। जब तक गवर्नर चाहेगा, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। इसका मतलब भी क्या है? गवर्नर कब तक चाहेगा? जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा, ठीक है। जब तक कौन कहेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा। जैसे मैंने तुमको बताया, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, है ना, वही होगा जो हम चाहेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी है। गवर्नर के चाहने ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नर वो ही चाहेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा। सेम यहां पर भी प्रेसिडेंट वो ही चाहेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? तो एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, और ये क्वालिफाइड के इसके बराबर होना चाहिए, हाई कोर्ट के जजेस के बराबर होना चाहिए। फिर आता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक तरह से बोला जाए सीए ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीए है एक तरह से। ये भी एक सिंगल मेंबर बॉडी है। क्या है? एक सिंगल मेंबर बॉडी है। इसका काम क्या है? इसका काम है ऑडिट करना। क्या करना? ऑडिट करना। अब ये किसका ऑडिट कर सकते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो ये सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। क्या?
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को हैंडल करने का क्या इसका काम है। मेनली अगर हम लोग बात करें कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड इसके कंट्रोल में आते हैं। क्या होते हैं? इसके कंट्रोल में आते हैं। क्लियर? ये अपनी रिपोर्ट किसको करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। किसको करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जब इसकी रिपोर्ट जाएगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को क्या करेगा? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा। कहां पर? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में इसकी रिपोर्ट के बेस पर ऑन द बेस ऑफ रिपोर्ट क्या बनेगी? एस्टेब्लिश द पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये मत बोलना पीएसी क्या होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ठीक है, इसको बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी को बनाया जाएगा। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, ये क्या करेगी? उसको वेरीफाई करेगी। जो भी क्लेम्स हैं, जो भी बातें बताई गई, उनको क्या करेगी? यहाँ पर फाइंड आउट करेगी। क्या चीजें सही बताई गई या गलत बताई गई, इन सब चीजों को। क्लियर है? नहीं, पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं करता मैम, ठीक है। पीएम केयर फंड ये ऑडिट नहीं करता। क्लियर शब्दों में बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। इवन उससे पहले पीएम केयर फंड से पहले भी जो फंड बना हुआ था, ठीक है, राजीव गांधी फंड, उसको भी ये ऑडिट नहीं कर सकता था, ठीक है। राजीव गांधी फंड कंप्लीटली, ठीक है, किसी और के कंट्रोल में था, जबकि यहां पर पीएम केयर फंड कंट्रोल किसके थ्रू होता है? प्रधानमंत्री के थ्रू होता है, ठीक है। उन दोनों को ही अधिकार इसके पास नहीं है ऑडिट करने का। क्लियर? हाँ, पर पीएम केयर फंड से खर्चे हो रहे हैं उसके बारे में पीएम खुद ही क्या करता है? ऑफिशियली इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है, ठीक है। इवन लोग भी वहां पे पर्सनल अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि हमने कितना पैसा वहां पे डोनेट किया है, तो वहां पे कोई मनाही नहीं है, ठीक है। जबकि वहीं पर जो पहले राजीव गांधी फंड हुआ करता था उसमें हमको ये इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं होती थी, ठीक है। वहां पे प्रधानमंत्री के कंट्रोल में भी नहीं था वो फंड। वेल, अपॉइंटमेंट को लेकर बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। इसका जो टेन्योर है वो थोड़ा सा अलग है। क्या? या तो 6 साल की सर्विंग होनी चाहिए या फिर 65 ईयर्स की एज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 65 ईयर्स की एज हो जाए। जो भी चीजें इसमें से पहले होंगी, जो भी चीजें इसमें से पहले हो जाएंगी, उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस कोई पर्सन 45 की एज में क्या हुआ है? इस पोस्ट पर आया है। अगर 45 की एज में आया है तो इसका मतलब 6 साल के हिसाब से ये 51 की एज में क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। कब तक? 51 की एज में रिटायर हो जाएगा। और इन केस अगर कोई 62 की एज में आया है तो ये केवल और केवल 3 साल तक रहेगा, है ना। कितना? 3 साल, मतलब 65 की एज में क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई यहाँ पे? हाँ या ना? सीधा सिंपल सा हिसाब है। एट प्रेजेंट कौन है? संजय मूर्ति जी। कौन है? सर संजय मूर्ति जी। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। वेल, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी ऑडिट होगा, हम ये बात कर दें, जो ऑडिट होगा उसी के हिसाब से क्या होगा? कोई भी केस हो सकता है, कोई भी केस होगा। फॉर एग्जांपल, इसने बताया कि इस पर्टिकुलर स्कीम में केवल और केवल 1000 करोड़ रुपए लगने थे, पर 1000 की जगह यहां पर लग गए हैं 10,000 करोड़ रुपए, और यहां पर क्या हुआ है? घोटाला हुआ है। उस घोटाले का पर्दाफाश कर दिए तो नो डाउट उसकी इंफॉर्मेशन आने के बाद कौन? पीएसी यहाँ पे क्या करेगा? टैली करेगा चीजों को, क्या सच है क्या नहीं है। जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम, इन सब घोटालों के बारे में दुनिया को, देश को जो पता चला है वो किसके थ्रू पता चला है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हम लोग कई बार कहते हैं अरे यार ऐसे कैसे, ये लोग क्यों काम नहीं कर रहे होंगे, सरकार के कंट्रोल में होंगे। नहीं, ये इतना पावरफुल पोस्ट है कि लिटरली आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी इस पोस्ट पर आया है और उसने जो रिपोर्ट दी थी वो बहुत पावरफुल रिपोर्ट होती है,
आप उसको पार्लियामेंट में जाने से भी नहीं रोक सकते उस रिपोर्ट को। अगर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास में आई है तो एज इट इज वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगी, एज इट इज वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगी, आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आपने कोशिश की, उसमें किसी भी तरह का फैब्रिकेशन किया, कुछ भी बदलाव करने की कोशिश की, कुछ भी किया, तो 100% आपकी सरकार गिर जाएगी, पर इसकी रिपोर्ट नहीं रोक सकती। इतनी पावरफुल पोस्ट है ये, ठीक है। वेल, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ये क्या होता है? हेड होता है। अब अगर हेड है तो नो डाउट ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही क्या करेगा? डील करेगा, दोनों को ही फंड्स को चेक कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स, इन सबको क्या करता है? ये वेरीफाई कर सकता है। उसमें जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनको क्या करेगा? टैली करने का काम करेगा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है। इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो जाती है कहां पर? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद फिर उसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में। कहां पर? पार्लियामेंट में। एंड उसके बाद यहां पर बनेगी पब्लिक अकाउंट कमेटी। वेल, मैंने ये सारी बातें तुम्हें पीछे बता दी है शॉर्ट फॉर्म में, वही सेम चीजें यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखी हुई है, उसमें कुछ अंतर है नहीं। आर्टिकल आपको याद रखना 151, और वैसे अपॉइंटमेंट बोलेंगे तो 148। तो दो ही आर्टिकल आपको याद रखना है, एक 148 और दूसरा 151। इन दो आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। एक अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है और एक पावर के बारे में बताता है। यस, यहां पर एक चीज और भी आती है, क्या? ही कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट। ये भी क्या कर सकता है? पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता, बट क्या? बट कंडीशन क्या है? कांट वोट, वोट नहीं कर सकता, बाकी पार्टिसिपेशन कर सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर ये फंड्स क्या होते हैं? ये फंड है किस तरीके के? तो फंड है तीन तरीके के, एक है कंसोलिडेटेड फंड, एक है कंटिजेंसी फंड और एक है पब्लिक अकाउंट फंड। जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा, एक पैसा ऐसा होगा जब आपकी पापा की सैलरी आती होगी तो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पापा क्या करते होंगे? सेविंग अकाउंट में डाल देते होंगे। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा होता होगा जिससे वो अपने खर्चे निकालते हैं कि घर के सारे खर्चे यहाँ पर होंगे। एक अमाउंट ऐसा होगा जिसको वो इमरजेंसी के लिए हमेशा रखते हैं। क्या रखते हैं? इमरजेंसी के लिए रखते हैं। क्लियर है? क्या रखते हैं? इमरजेंसी के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। तो हमारी जो आकस्मिक निधि मतलब कि कंटिजेंसी फंड है, इट्स अ इमरजेंसी फंड। ये क्या एक तरह का इमरजेंसी फंड है हमारा। इसके अलावा बाकी बचे हमारे दो फंड, एक कंसोलिडेटेड फंड और एक पब्लिक अकाउंट फंड। इन दो का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? खर्चों के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं? पैसों के हिसाब से खर्चों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड क्या है? इसमें टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सबके सब यहीं से होंगे, एक्सपेंडिचर्स यहीं से होंगे सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पर खर्च करने के लिए आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को बताने की जरूरत है। मतलब ये वो पैसा है जो आपके पापा के पास है। किसके पास है? आपके फादर के पास है। आपके फादर जहां चाहे वैसे उसको खर्च करते रहते हैं घर के इस्तेमाल में और इन सब चीजों में। फिर आता है कंटिजेंसी फंड। ये वो फंड है जो आपके पापा आपके दादाजी को देते हैं कि भैया ये पैसा अपने अकाउंट में रखो, संभाल के जरूरत पड़ने पर काम आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्स अमाउंट होता है, इतना ही रहेगा, ना इसको बढ़ाया जाएगा ना कम किया जाएगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है बट इसे कम नहीं किया जाता, ठीक है। तो अभी कितना है? 30,000 करोड़ रुपए। कितना? 30,000 करोड़ रुपए। कब किया था इसे बढ़ाया गया था? 2021 में। सबसे अजीब बात यह 2004 जो हमारे देश में सोनामी आई थी, सोनामी के टाइम तक हमारे देश का कंसोलिडेटेड फंड जो होता था उसमें केवल कंटिजेंसी फंड होता था, उसमें केवल 50 करोड़ रुपए होते थे। जब सुनामी आई तब हमें इस चीज का एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ा संकट है और ऐसे में हमारे पास पैसा कम पड़ जाएगा। तब हम लोगों ने उसको 50 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया, ठीक है। वो 500 करोड़ रुपए काफी टाइम तक रहा। फिर जब कोविड आया, ठीक है, कोविड से पहले जब ये केदारनाथ वाली आपदा आई थी तब भी हमें पता चला यार पैसे की बहुत दिक्कत होती है हमारे देश में। एक तो वैसे ही उल्टे सीधे खर्चे गवर्नमेंट करती है, ठीक है। दूसरा, करप्शन बहुत ज्यादा है इंडिया में, ये सब चीजें होती हैं। केदारनाथ के टाइम पर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी 2013 में जब केदारनाथ वाली बाढ़ आई थी।
पैसा ही नहीं था। ठीक है, सामान खरीदा गया तो सामान लिटरली गवर्नमेंट वहां पे पहुंचा ही नहीं पाई। 2013 की बात बता रहा हूँ। सोचो, सामान खरीदा गया, अनाज खरीदा गया, ये सब चीजें खरीदी गई, पर ये सारी चीजें केदारनाथ पहुंची ही नहीं थी। सोचो कितनी शर्म की बात है। ठीक है, बहुत बुरी त्रासदी त्रासदी भी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो निकम्मी थी। ठीक है, कि उसने काम ही नहीं किया लोगों को बचाने के लिए सही से। सोचो, ये स्थिति थी 2013 में। उसके बाद फिर इसको क्या किया गया, इंक्रीज किया गया अराउंड, इसको इंक्रीज किया गया था करीब करीब शायद 2000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचाया गया इंक्रीज करके। शायद 2015-16 के आसपास शायद ऐसा कुछ किया गया, इंक्रीज करके इसे 2000 करोड़ तक पहुंचाया गया। फिर जब कोविड आया, कोविड में हमको ये चीज़ रियलाइज हुई कि 2000 करोड़ भी हमारे लिए कम है। तब इसे डायरेक्ट बढ़ाकर कितना किया गया, 30,000 करोड़ रुपए किया गया। कितना, 30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर ये कब खर्च किया जाएगा, ये तब खर्च किया जाएगा जब कभी कोई ऐसी घटना हो जाए कि हमें लगे कि यार हमें अलग से पैसे की जरूरत है। तो ये एक्चुअल में किसके हाथ में रहता है, ये रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास रहता है ये पैसा। और प्रेसिडेंट के पास से ये पैसा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिक्वायर्ड, मतलब एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। एक तरह से बोला जाए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बोलना पड़ेगा हमें ये पैसा इस्तेमाल करना है। सब लोग बोलेंगे हाँ यार अभी हमें जरूरत है इस पैसे की, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तब इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। और इस पैसे को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपके पास कंसोलिडेटेड फंड में और पब्लिक अकाउंट फंड में पैसा नहीं है। जब इन दो अकाउंट में पैसा नहीं होगा तब इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कोविड के टाइम पर हमको समझ में भी आता है कि हाँ भाई बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि बहुत महीनों तक हम लोग बंद पड़े, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, टैक्सेस कम हो गए, टैक्सेस आ नहीं रहे, सामान बिक नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा था। फिर आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी बोले तो आर्टिकल 266(2). ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एक्चुअल में इसी कंसोलिडेटेड फंड का एक पार्ट है। ठीक है, यहां पर फर्क क्या पड़ता है, यहां पे होती है पब्लिक मनी। कौन सी होती है, पब्लिक मनी। तो ये है तो एक्चुअल में उसी का पार्ट, कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट। बट यहां पर अगर जो मनी खर्च हो रही है वो किसके लिए हो रही है, वो जनता के लिए होगी, जनता की पॉलिसीज बनाने के लिए होगी। किसके लिए होगी, जनता की पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहां पर जो भी कुछ कर रही है उसके लिए किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। जबकि यहां पर इन दोनों में कंडीशन क्या है, आपको रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, कहाँ पे, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा कि आपको क्यों पैसा यूज करना है, कहाँ पर करना है, किस तरह से करना है। उसके बाद उस पैसे को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन, कहाँ, ये कौन सी, ये कंडीशन। तो यहां पर ये पैसा आपके पिताजी के पास है, और एक तरह से, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया था, ये पैसा आपकी माताजी के पास है और ये पैसा आपके पिताजी के पास है। तो आपके पिताजी जहां चाहे वहां जरूरत पड़ने पर खर्चा कर सकते हैं। और जब आपकी माताजी के पास जो पैसा होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपकी माताजी से बोलना पड़ता है भाई ये इतना पैसा मुझे चाहिए, जरूरत है, वहां पे खर्च करना है, ऐसा करना है। बात समझ में आई। सर इफ टैक्स इनकम केम इन अ कंसोलिडेटेड फंड देन पब्लिक अकाउंट फंड केम्स फ्रॉम। बेटा इसी, देखो टैक्स का जो भी पैसा आ रहा है उसमें से एक पैसा, एक अमाउंट इसमें भी डाला जाएगा ना, इसमें भी डाला जाएगा। इसीलिए तो कहा है कि ये इसका क्या है, सब क्लॉज है, एक तरह का इसका पार्ट है। फिर आता है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो इसके बारे में तुम सब लोग जानते हो, आई होप तुम सब लोग एग्जाम भी देते होगे या दे रहे होगे। तो कहां पे आता है आपका, 315 से लेकर 323 तक हमको देखने को मिलता है। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो 308 से हमको देखने को मिल जाता है। कहां से देखने को मिल जाता है, 308 से देखने को मिलता है। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पर 315 से बात करेंगे, क्योंकि 315 में ही किसके बारे में बात किया गया, पब्लिक अकाउंट, सॉरी यूपीएससी के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर बात की जाती है। किसको बात की जाती है, या ऐसे लिख लो, यूपीएससी की अपॉइंटमेंट या एस्टेब्लिशमेंट जो होती है, ठीक है, यूपीएससी की एस्टेब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट जो होती है वो किस में होती है, आर्टिकल 315 में होती है। किस में होती है, 315 में होती है। ठीक है, आर्टिकल 315 से 323 ये आपको पता चल ही चुका है। इसमें एक चेयरमैन और अदर मेंबर्स भी होते हैं। ये वही बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कई बार आपके इंटरव्यू का पार्ट बनते हैं। इनमें से ही एक एक जो पर्सन होता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है।
क्या काम है इनका? एग्जाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट पब्लिश, इंटरव्यू, पब्लिश द फाइनल मेरिट, ठीक है। क्लास 1 के जो ऑफिसर होते हैं सेंट्रल लेवल के, उनको हायर करना, एक तरह से इनका क्या होता है? काम होता है। जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो किसके बेस पर होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होते हैं। किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, ठीक। इसका जो टेन्योर होगा वो भी 6 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले होगा। आज के टाइम पर इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। इससे पहले प्रीति सूद जी थी, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हर एक स्टेट में क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अच्छा, एक चीज और भी है, चलो ठीक है बताता हूँ भी। हर स्टेट में अलग अलग होता है, पर उनके लिए भी आर्टिकल सेम रखा गया है कि भाई इनका चेयरमैन अदर मेंबर्स हो सकते हैं, इनका भी काम सेम वही है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना। इसके मेंबर चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। एज इसकी 6 ईयर्स या फिर 62 की एज, बस वहां पे 65 है, यहाँ पर 62 है। ध्यान रखना, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या पूछा जाता है? ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर बात की जाएगी, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन से आते हैं? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। कौन? आईएफएस। तो ये 3 सर्विसेज आती हैं, और ये तीनों सर्विस कहां पे बताई गई हैं? 312 में बताई गई हैं। किसमें? 312 में। कोई भी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस बनेगी किसके कहने पर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। ये राज्यसभा डिसाइड करेगी कि कौन सी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस बनाना है और कौन सी सर्विस को नहीं बनाना है। कौन डिसाइड करता है? राज्यसभा डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? राज्यसभा डिसाइड करेगी, ठीक है। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। फिर आता है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 324। कौन सा? आर्टिकल 324। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये 3 मेंबर्स की बॉडी है। कितने मेंबर की बॉडी है? 3 मेंबर्स की बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। 2 अदर मेंबर होते हैं। क्या काम है इसका? कंडक्ट द इलेक्शन, अनाउंस द रिजल्ट, एलोकेट द सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, है ना, वोटर आईडी कार्ड, वोटर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना, कैंडिडेट्स वो लायबल है या नहीं है, उसको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इलेक्शन लड़ सकता है नहीं लड़ सकता, ये सब यही लोग देखते हैं। वेल, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड सेम कंडीशन, 6 साल या 65 की एज, जो भी पहले हो, ठीक है। इसके जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट में चेयरमैन कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जी। कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जी। मैंने कोशिश ये की जितना रिसेंट हो सकता है उतना रिसेंट अपडेट किया जाए, बट एक बार प्लीज आप लोग अपने हैंड पर भी चेक करना, पर्सन का नाम मे बी अगर ऊपर नीचे हो तो प्लीज ध्यान रखना। हाँ, और हो सकता है टाइम के साथ चेंज हो जाए कोई पर्सन, अगर चेंज हो जाता है तो प्लीज ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 की सिंगल मेंबर बॉडी होता है। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। और कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज, इसका काम क्या है? लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यहाँ पे गवर्नर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका टेन्योर भी गवर्नर डिसाइड करता है। नॉर्मली अगर हम लोग बोलेंगे तो इनका जो टेन्योर होगा वो 6 ईयर्स एंड 62 ईच, जो भी पहले हो। अब जब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, क्या इन दोनों में कोई फर्क होगा? यस, बिल्कुल होगा। जब इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं तो ये इलेक्शन करवाएगा किसका? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा, इनकी इलेक्शन ये करवाएगा, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो ये किसके करवाएगा? सबसे पहले विधान परिषद के
विधान परिषद के अलावा और किसके करवाएगा इलेक्शन ये? हाँ भाई, विधान परिषद के अलावा और किसके करवाएगा इलेक्शन? क्या नाम था उसका यार, या सीधे सीधे लिख लो लोकल बॉडीज के, लोकल बॉडीज के, मतलब कि एक तरह से बोला जाए पंचायत या फिर म्युनिसिपालिटीज। किसके? पंचायत और म्युनिसिपालिटी के। आई होप क्लियर है चीजें यहाँ पे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तुम लोग तो एकदम इतने शांत हो जाते हो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल तुम्हारे जॉम्बीज रिएक्शन हो जाते हैं यार एकदम से। जवाब देते रहा करो यार, ताकि हमें भी रियलाइज हो क्लास में बच्चे हैं। यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं समझ में ही नहीं आ रहा हो? पॉलिटी ऐसी नहीं बेटा, ऐसी सबसे अच्छी है पॉलिटी, पता है? सबसे ज्यादा मजा भी पॉलिटी पढ़ने में आता है और पढ़ाने में आता है। तुम्हारी जिंदगी का पूरा रहस्य है पॉलिटी, समझे? पॉलिटी ऐसी ही है, मत बोलो, समझे? तुम्हारी जिंदगी का पूरा रहस्य है पॉलिटी। अच्छा, लिख रहे हो? ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल कौन सा? 280। कौन सा? 280। कंप्लीट कितने मेंबर्स होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। क्लियर है? सब मैं करवाऊं है? क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्सेस होते हैं ना, उनका डिवीजन करना, उनका शेयर करना। ठीक है? क्या? डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन करना। किसका? शेयर्स ऑफ टैक्सेस का। किसका? टैक्स का। क्या? टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना सेंटर एंड स्टेट के बीच में। किस किस के बीच में? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है? एक चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, बट यहां पर भी सेम कंडीशन है। क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। टेन्योर कितना है? 5 साल का है। ठीक है? और अगर हम लोग बात करें प्रेजेंटली 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। बस। और एट प्रेजेंट कौन है? अरविंद पनिग्यार जी इसके चेयरमैन है। रिया शेखावत, बस तुमने यही बात बोलकर ना मेरा दिल तोड़ दिया, पता है? सच में तुमने बस यही बात बोलकर मेरा दिल तोड़ दिया, पता है? तुमको बस यही नहीं बोलना था, ये ही नहीं बोलना था बस। ठीक है? अगर तुमको पॉलिटी बोरिंग लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं फेल हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि पॉलिटी बोरिंग लग रही है तुम्हें? इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं अपन फेल हो गए।
क्या करें, दिल दिल थोड़ी है, हैं? पका हुआ तरबूज बस ऐसे ही टूट जाता है ना। नहीं देखो, सच बात तो यही है, ठीक है, बट अगर तुम्हें बोरिंग लग रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन फेल हो गए इस चीज में यार, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमको बोरिंग लग रही है, तुमको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, पॉलिटी नहीं लाइक किया तो कुछ नहीं किया तुमने, ठीक है, और ये बात सच है, इसमें तो कोई खराब बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ गलत कर दिया, तुमने कोई पाप कर दिया, तुमने कुछ वो कर दिया, नहीं, तुमने जो बोला है वो सही बोला है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बेटा कोई कितना ही कामयाब हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, फिर वही बात आ जाएगी, मैं बोलूंगा फिर तुम बोलोगे। चलो फिर बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब देखो यहां पर जितने भी कमीशन आएंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, ठीक है, इन सब के बारे में जब भी बात करेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में जब भी बात करेंगे तो ध्यान रखना इन सब की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा सिंपल सिंपल एक ही चीज याद रखनी है, आर्टिकल, देखो बहुत आसान है, आर्टिकल आर्टिकल 338, टोटल 5 मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स, क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर्स ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट, बस अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, टेन्योर 3 साल का होता है, और प्रेजेंट में कौन है, श्री किशोर मकवाना जी, ध्यान से देख लो ये चीज, क्लियर है, ध्यान से देख ली तुमने ये सारी बातें, आर्टिकल 5 मेंबर, जहां पे एससी लिखा है वहां पे एसटी हो जाएगा, एसटी की जगह ओबीसी हो जाएगा, उसकी जगह पर माइनॉरिटी हो जाएगा, ये सब हो जाता रहेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट 3 साल और पर्सन चेंज, अगला आ जाओ, सेम वही इंफॉर्मेशन, क्या बस क्या लग गया 338A, क्या लग गया 5 मेंबर्स, सेम कंडीशन क्या है, इन्वेस्टिगेट मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड ऑफ द एसटी कम्युनिटी, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, और यहां पर चेयरमैन कौन है, श्री अंतर सिंह आर्य जी, क्लियर है, क्लियर है, चलो उदिता सिंह, अच्छा जी, भगत, आई थिंक अवर पॉलिटिक्स इज अ मोर फोकस्ड ऑन अपहोल्डिंग अ पर्सनल रिलीजन बेनिफिट्स, बात सही है, एक्चुअल में देखो पता है एक चीज का ध्यान रखना, मैं पॉलिटी पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसलिए भी करता हूं, उसके पीछे रीजन है, मैंने शायद तुम लोगों को पहले भी बताया, शायद पहले भी कहा है कि जब तक मैं टीचर नहीं बना था, जब तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था, तब तक मैं भी वही एक डिफेंस पर्सन वाली आइडियोलॉजी के हिसाब से चलता था, सारी चीज़ें वैसी थी, बट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरा भी फोकस था कि यार अगर कुछ करना है तो एटलीस्ट, कुछ भी करना है अगर एटलीस्ट तो कम से कम चाणक्य के जैसा करो, है ना, कुछ करना है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा करो, मदन मोहन मालवीय जैसा करो, तो अपने अंदर तो वो चीज़ है, और मैं लिटरली चाणक्य को कुछ ज़्यादा ही फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो चाणक्य के थॉट है, जिस देश का युवा राजनीति में सक्रिय नहीं है उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, जिस देश का युवा राजनीति में सक्रिय ना हो, एक्टिव ना हो, उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, यू जस्ट नीड अ 10 ईयर्स, आप 10 साल में उस देश को बर्बाद कर सकते हो, मात्र 10 साल में। अब राजनीति में सक्रिय होने का मतलब ये नहीं होता कि आप लेफ्ट विंग, राइट विंग और वो सब चीज़ें, वो तो एक अलग चीज़ है,
राजनीति में सक्रिय होने से मतलब ये है कि आपके देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। एक राष्ट्र के रूप में हमारा देश कैसा है, पहले ये समझना, पहले ये जानना कि देश के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सबको समझना, ठीक है। राजनीतिक रूप से हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, लोग राजनीतिक रूप से हमारी तरफ कैसे देख रहे हैं, उन चीज़ों को समझना। उसके बाद फिर आप अपनी आइडियोलॉजी लेफ्ट और राइट करो। पहले एटलीस्ट पहले देश के लिए सोचो, ठीक है। अगर देश की राजनीति का हिस्सा बनोगे, सही और गलत को पहचानना शुरू कर दोगे, तो अपने आप ही आपके लिए क्या हो जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। अब कई बार यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब होती हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि न्यूज़ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें नॉर्मली क्या करती हैं, हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अरे यार ये कैसे कर दिया, यहाँ पर ये कैसे हो गया, यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ, अरे यार ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कह तो दोगे ये सब चीज़ें, बट हर एक चीज़ अगर कोई काम कर रही है, हर एक चीज़ अगर कोई है, तो उसके पीछे कोई क्या है, हमारी संविधान है, हमारी पॉलिटी है, उसके अनुसार ही चीज़ें चलेंगी, है ना। पार्लियामेंट में बहस हो रही है, कहीं पर किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, सामने वाले ने क्यों नहीं रिएक्ट किया, वो सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी संविधान के ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी पॉलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप भी क्या करोगे, कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे, कुछ भी चलना शुरू कर दोगे, है ना। आपकी लड़ाई सिर्फ चीज़ों पर इसी तरह से रह जाएगी कि मैं इसको अंधभक्त बोल देता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा अपनी डिबेट, मैं इसको चाटुकार बोल देता हूँ, चमचा बोल देता हूँ तो मैं अपनी डिबेट जीत जाऊंगा। हम लोग अनफॉर्चुनेटली केवल वहीं तक रह गए, हम लोग केवल और केवल वहीं तक रह गए। तो हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठ के क्या सोचना पड़ेगा, हमें देश के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। हमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा, संविधान को समझना पड़ेगा, तभी हो सकता है, तभी हो सकता है ना। अब इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इंडियन आर्मी, मैंने शायद बताया है क्या तुम लोगों को, इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर हैं जो कि क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते हैं। अब क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते हैं तो सीधी सी बात है, उन्होंने बोला कि यार मैं तो मंदिरों में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं तो यहाँ पे नहीं जाऊंगा पूजा वूजा करने के लिए, ठीक है। शायद जहाँ तक मुझे पता है मैकेनाइज्ड के या फिर मैकेनाइज्ड में है, शायद किसी में थे, उन्होंने बोल दिया। अब उन्होंने क्यों बोल दिया, क्योंकि उनको लग रहा है यार कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साथ खड़ा है, मैं तो बोलूँगा तो मेरी बात सुनी जाएगी। पर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन केवल आधा अधूरा पता था, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता था कि आर्टिकल 35, 36 क्या कहते हैं, 34 क्या कहता है। अगर पता होता तो क्या होता, वो ऐसा नहीं करते। और इसीलिए मैं कहता हूँ पॉलिटी को समझो, जानो, समझे। अरे इसमें सॉरी बोलने वाली कोई ज़रूरत नहीं है मैडम, समझे। एज अ डिफेंस पर्सन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और तुम्हें तो बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। आज के टाइम पर जिस तरीके से हम लोग ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं, उस हिसाब से तो आपको और ज़्यादा डीपली इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। वेल, फिर बात करते हैं हमारा नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास। सेम चीज़ क्या है, 338B, 5 मेंबर्स, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, क्या कर रहा है, सेम वही इन्वेस्टिगेट मॉनिटर, किसके लिए, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, है ना, बैकवर्ड क्लास के लिए। अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ठीक है। एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, श्री हंसराज गंगाराम अहिर। अब बात करते हैं हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट दे वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अकॉर्डिंग काम करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करती हैं। क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहले नीति आयोग कब आया है, 2015 में आया है, ठीक है। किसकी जगह पर, योजना आयोग की जगह पर, किसकी जगह पर, योजना आयोग की जगह पर, ठीक है। फिर आता है नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में आया था, ठीक है।
क्या काम है? रूल ऑफ लॉ, इंक्लूसिव एंड इक्वलिटी के बारे में बात करेगा। क्लियर है? भाई कोई इसे बताओ यार, अक्षत कुमार राव। क्या बोलूं यार मैं, आई हैव नो वर्ड्स, स्पीचलेस। मतलब अभी तक हम लोग दिल तोड़ने की बात कर रहे थे, तुमने तो सच में चिताई जला दी बिल्कुल मेरी है। सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में ही आया था, और ये सबको पता ही है, हम लोग पढ़ते भी हैं इसके बारे में। इवन जब फंडामेंटल राइट्स पढ़े तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। रिस्पॉन्सिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना इसका काम है। फिर आता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस, तो ये क्या है, 2003 में आया था इसको लेकर। ठीक है, इसका भी काम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। ठीक है, फिर आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, होम मिनिस्ट्री रेजोल्यूशन आया था ये 1963 में, अकाउंटेबिलिटी। फिर आता है लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 में। ठीक है, आज के टाइम पर देखा जाए तो नल अवॉइड कंडीशन में लिटरली, ठीक है, रिस्पॉन्सिव इक्वलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को लाने की बात करता है ये। नीति आयोग के आज के टाइम पर चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी आज के टाइम पर नल अवॉइड कंडीशन में। फिर भी नरेंद्र मोदी जी। ह्यूमन राइट कमीशन एट प्रेजेंट जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हर एक स्टेट में क्या होगा, अलग अलग होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे तो प्रवीण सूद जी हैं। ठीक है, सीवीसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अरविंदा कुमार जी। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त, यार ये मुझे लग रहा है मानिक राव, ये शायद चेंज हो चुका है, एक बार चेक कर लेना, शायद चेंज हो चुके हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हर राज्य का अलग होगा। एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये हीरालाल समरिया जी इसको क्या करते हैं, लीड करने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पंचायती राज सिस्टम को लेकर या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, तारीफ, वाह बेटा। कैसी वाली थी? एक है, एक होता है ना क्या पढ़ाते हैं, और एक होता है क्या पढ़ाते हैं, तो दोनों में अंतर है। अब कौन सा वाला तुम बोल रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा। मैसेज में ना वो क्या बोलते हैं, इमोशंस नहीं नजर आते, दिक्कत ये है। ठीक है, मैसेज में इमोशंस नहीं नजर आते। अब तुम्हारे क्या इमोशंस है, रिएक्शन क्या है, मुझे क्या पता। अब हो सकता है तुम्हारी रिएक्शन क्या पढ़ाते हैं सर, तुम्हारा रिएक्शन क्या पढ़ाते हैं सर, दोनों है। चलो छोड़ो ये बातें। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारे जितना भी गवर्नमेंट सिस्टम है, जितना भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या जितना भी हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, वो हमेशा किस तरीके से चलता है, 3 टायर पे चलता है। किस पे चलता है? 3 टायर सिस्टम पे चलता है। किस पे चलता है? 3 टायर सिस्टम पे चलता है। जब हम लोग यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहां पर भी हमको वही नजर आएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। सेम पंचायतों को लेकर बात करेंगे तो विलेज पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट मतलब जिसको हम लोग ब्लॉक या तालुका कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लॉक या फिर तालुका, और भी कई नामों से जाना जा सकता है। एंड फिर आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट या जिला पंचायत। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज आपको पता है। फाइनली हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पंचायत के बारे में, आखिर ये पंचायती राज सिस्टम आया कैसे। ठीक है, इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई सबको, हाँ या ना?
हाँ हाँ भाई, क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो ठीक है, पंचायती राज सिस्टम को लेकर बात करते हैं। जब भी पंचायतों के बारे में बात होती है तो पंचायतों का यहाँ पे सीधे सीधे मतलब क्या है, मेन मकसद क्या है? देखो, जब भी इस लेवल पे बात होती है, पंचायत या म्युनिसिपालिटीज को लेकर बात होती है, तो हमें कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर लोगों के रिस्पॉन्सेज को क्या करना होता है, एक साथ लाना होता है। ठीक है, अब वो आएंगे कैसे? वो आएंगे तब जब लोगों के पास रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे होंगे, है ना। अब वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होने चाहिए? वो उनके बीच के होने चाहिए, है ना। क्या होने चाहिए? उनके बीच के होने चाहिए। आई होप आप सब लोगों ने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी। उस पंचायत वेब सीरीज को भी अगर आप लोग नोटिस करोगे, ठीक है, उस पंचायत वेब सीरीज को भी अगर आप नोटिस करोगे, गर्म पानी भाई प्लीज, उसे जगाओ यार, उसे बोलो भाई गर्म पानी दे दे। अब तो महाराज 3 घंटे से ऊपर हो गए गर्म पानी बोलते बोलते। अब हाथ जोड़ ले उसके सामने जाकर, बोलना फैकल्टी मर जाएगा तभी पिलाएगा पानी, उससे पहले पिलाएगा। ठीक है, तो अब तुम लोगों ने अगर पंचायत वेब सीरीज देखी है तो 100% तुमने एक चीज नोटिस की होगी। क्या? जो पंचायत का मुखिया है, मतलब जो कि प्रधान है ना, जो प्रधान है, अगर आप नोटिस करोगे गांव का ही आदमी है। गांव का ही आदमी है तो गांव में जो भी कुछ चीजें चल रही हैं, ऊपर नीचे जो भी चीजें चल रही हैं, आपस की लड़ाइयां चल रही हैं, वो सब उसके सामने आ रही हैं चीजें। वो सबके ऊपर क्या कर रहा है? डिस्कशन कर रहा है ना। क्या? सबके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के बीच में बैठा रहता है। उन्हीं लोगों के बीच में क्या है? बैठा हुआ है। आप लोग भी अगर अपने गांव में जाओगे तो आप क्या नोटिस करोगे? यही नोटिस करोगे, है ना। कोई आदमी बन चुका है क्या? प्रधान। और प्रधान बनने के बाद भी वो आप ही लोगों के साथ क्या, गमछा लपेट कर, हाथ में फावड़ा लेकर, तसला लेकर जा रहा है, और आप लोग मजे मजे में बोल रहे हो, अरे प्रधान साहब ये गोबर लेकर कहाँ जा रहे हो? होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रधान है वो आपके साथ रहकर आपके साथ की बातचीत से ज्यादा समझ सकता है, प्रॉब्लम को, समस्याओं को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, आपस में डिस्कशन करके डिसाइड कर सकता है कि भाई क्या चीजें हमको चाहिए गांव में, क्या चीजें नहीं चाहिए, है ना। साथ साथ और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल भाई अब तुम लोग बैठे हो और प्रधान साहब क्या दिक्कत आ रही है आजकल? अरे यार कुछ नहीं, वो बेटी की शादी का सोच रहे हैं। अरे आप तो प्रधान हो, करोड़पति आदमी हो, आपको क्या दिक्कत है? अरे कौन सी प्रधानी, कौन सा पैसा, यही सब बातें होती है ना। एग्जैक्ट यही वर्ड्स होते हैं, एकदम यही वर्ड होते हैं ना, बिल्कुल सिमिलर एकदम। तो बिल्कुल वैसी कुछ यहाँ पर भी है। अब ये पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले लाने की या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाने की बात किसने की थी? गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने बोला था कि भाई हमें, गांधी जी ने क्या बोला था? हमें किस चीज तरह की चीजों की जरूरत है? हमें स्वशासन की जरूरत है। किसकी? हमें किसकी जरूरत है? स्वशासन की जरूरत है। स्वशासन से मतलब क्या है यहां पर? सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। क्या है? सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। क्या है? सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। कि ये जो शासन है किसके हाथ में हो? उन्हीं लोगों के हाथ में हो जो वहां पे रह रहे हैं, जो वहां पर चीजों को देखभाल कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या, डिसेंट्रलाइजेशन था पावर का। भाई सेंट्रल लेवल पर लोग अपना सरकार चुन रहे हैं, स्टेट लेवल पर लोग अपनी सरकार चुन रहे हैं, और लोकल लेवल पर लोग अपने हिसाब से सरकार चुन रहे हैं। हर जगह अलग अलग देखने को मिल रहा है।
हर जगह क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्या डिसेंट्रलाइजेशन ही तो है, ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में पावर नहीं है, सबके हाथ में अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, पावर है। सबके हाथ में अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, पावर है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप लोग पंचायत वेब सीरीज देखते हो तो उस सीरीज में भी आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि जब डीएम साहिबा प्रधानपति को बाहर करती हैं पंचायत के क्षेत्र से, है ना, पंचायत का जो ऑफिस है उसके एरिया से बाहर करती हैं, बाउंड्री से बाहर करती हैं, तो मंजू देवी आती हैं। अब मंजू देवी क्या करती हैं, उसी डीएम को हड़का देती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पावर किसके हाथ में है, मंजू देवी के हाथ में। क्योंकि मंजू देवी क्या है, प्रधान है गांव की। कौन है, प्रधान है। तो वो बोलती हैं ये क्या हो रहा है, आप कौन है, और ये हमारा गांव है, हमारी व्यवस्था है ना। तो वो जो डीएम है वो भी नहीं बोल पाती। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस वक्त पावर किसके हाथ में है, मंजू देवी के हाथ में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना। तो वेल, आपको ये बात पता चल गई, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो ग्राम स्वराज लाने की यहां पर क्या की गई, बात की गई। किसकी? ग्राम स्वराज लाने की बात की गई। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इसे जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आधा अधूरा ज्ञान है ये नागौर में। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, इससे भी पहले जवाहरलाल नेहरू के इस स्टेप से पहले एक्चुअल में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था। क्या चलता था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था। ये स्टार्ट किया गया था 1952 में। 1952 में इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जब चालू किया गया था तो इसने 5 साल काम किया। 5 साल के बाद यहां पे कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, मतलब 1957 में ये बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1957 में बनाई गई थी। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रेजेंट की 1958 में की। किसमें की? 1958 में की। नाइनटीन 58 में जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट ने कहा नहीं, हमें जरूरत है किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। और तब ये पंचायती राज व्यवस्था यहां पर इंट्रोड्यूस की गई। किसके कहने पर? बलवंत राय मेहता के कहने पर। उसका इनॉग्रेशन पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने किया था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। कहां पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ठीक है, तो ये थी शुरुआत। इस समय पर 3 पंचायती राज सिस्टम लाए गए, एक ग्राम पंचायत, एक मंडल ब्लॉक या फिर तालुका पंचायत समिति, और एक लाया गया डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो 3 लेवल पर रखा गया इसको। ठीक है, क्लियर है? तुम्हारी फ्रेंड जिसने मेरे से जीएस पढ़ा था कौन है भाई? क्या नाम है उसका? नाम बताओ यार। मतलब ये बात बहुत बुरी है, सिलेक्शन लेने के बाद बच्चे बताते नहीं है बिल्कुल भी। हैं कौन है जो एकेडमी गई और बताया नहीं मुझे यार? चलो बताया नहीं, कोई बात नहीं, पर ये जानकर खुशी मिली कि एकेडमी में है लड़की। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। वेल, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट के बारे में। 73rd अमेंडमेंट एक और क्या है, एक तरह से पावर बूस्टर की तरह से काम करता है। क्या? पावर बूस्टर की तरह से। पंचायती राज सिस्टम तो आ गया, बट 73rd अमेंडमेंट जो था इसने एक्चुअल में पंचायतों को पावर दी। क्या दी? पावर दी। आपको सर पावर से यहाँ पे मतलब क्या है? आपने तो बताया था यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। क्या 29 सब्जेक्ट्स आते हैं? भैया मरने के बाद ही पानी पिलाओगे क्या? ज्यादा गर्म कर दिया क्या? भाई 3 घंटे हो गए हैं, पता है, बोले हुए हैं। तुम्हें पता ही नहीं चलता, दिक्कत तो यही है यार।
नाम बताने से मना किया है। देख रहे हो, ये हाल होता है एक टीचर का। सिलेक्शन लेने के बाद लोग नाम भी नहीं बताना पसंद करते हैं। क्या पता सर अपने मतलब का काम निकलवा लें। यही बस बस यही रह जाता है टीचर पीछे। क्या पता सर क्रेडिट ले लें, देखो मैंने पढ़ाया था, हैं? भाई मैं ले रहा हूं 2 बजे से लगातार क्लास, ठीक है, मैं 2 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूं विदाउट एनी सिंगल ब्रेक। हर क्लास के बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का 15 मिनट का मुश्किल से ब्रेक होता है, और वो भी तुम्हें पता है मेरी आदत कैसी है, मैं हमेशा एक्सटेंड ही करता हूं। तुम लोगों को मेरी आदत पता है, मैं रुकता तो हूं नहीं एक्सटेंड करे बिना। तो मेरे पास मुश्किल से मुश्किल हर क्लास के बीच में जो ब्रेक होता है वो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का रह जाता है। अब उस बीच में मुझे पानी भी पीना है, ठीक है, वॉशरूम भी जाना होगा, उस बीच में अगर भूख लगी तो कुछ खाना भी है। वेल, हम लोग यहां पे बात कर रहे थे अमेंडमेंट के बारे में। तो 73rd अमेंडमेंट 1992, जब इसके बारे में बात करते हैं तो इसे 1993 में फाइनली लो मतलब देश के ऊपर लागू किया गया, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम को कंप्लीटली इंट्रोड्यूस किया गया, री इंट्रोड्यूस किया गया एक तरह से विद 29 सब्जेक्ट्स। अब ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये 29 सब्जेक्ट्स क्या है कि गांव में जो पंचायतें होंगी उनके पास क्या क्या काम होंगे, ठीक है, क्या क्या काम होंगे, वो क्या क्या करेंगी, किस तरह से करेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें, लाइटें लगनी है, सोलर लाइट लगनी है, गांव का जो स्कूल है उसका मेंटेनेंस होना है, ठीक है, गांव में जो चारागाह भूमि है वहां से टैक्स कलेक्ट करना है, और बाकी जो चीजें हैं उन सबको क्या यहां पर लाया गया था। कितने 29 सब्जेक्ट्स, कितने 29 सब्जेक्ट्स। वेल, सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता कमेटी, ये आपको याद रखनी है, बाकी आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप टीटी कृष्णमाचारी भी छोड़ दिए, संथालन कमेटी, ठीक है, तत्काल जैन समिति ये भी छोड़ दी है, अशोक मेहता कमेटी कब आई है 1977 में आई है। फिर उसके आता है जीवीके कमेटी, ठीक है, फिर उसके बाद आती है एल एम सिंधवी कमेटी, कौन सी, एल एम सिंधवी एंड पी के थुगन। बस आपको जो याद रखनी है वो यही याद रखनी है, बाकी को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटीज हैं वो दो ही हैं, एक बलवंत राय मेहता कमेटी और दूसरी अशोक मेहता कमेटी। कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी और दूसरी अशोक मेहता कमेटी। इन्हीं दो को आपको मेनली क्या करना है, याद रखना है, इन्हीं दो को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। वेल, यहां पर आपको ये भी बता देता हूं, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम दिया था, ठीक है। वहीं पर अगर अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात करेंगे तो अशोक मेहता कमेटी ने यहां पर 2 टायर बोला था। कौन सा, 2 टायर सिस्टम, ठीक है। क्लियर। बाकियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल जी में बताया गया है। किसमें बताया गया, 243 जी। टेन्योर ऑफ द ग्राम पंचायत कितना होता है, 5 साल का होता है। कहां पे बताया गया, 243 ई में बताया गया, कितना, 5 ईयर्स का होता है। फिर आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन करवाने का काम करता है, ये हम लोग पीछे देख ही चुके हैं 243 के में। किसमें, 243 के में, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है वही सेम चीज। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एंड वुमेन इन पंचायत, कहां पे आता है, 243 डी में आता है। जब पंचायतों को लेकर बात होती है और वुमेन्स को लेकर बात होती है तो वुमेन्स का रिजर्वेशन कितना है, 1/3, कितना है, 1/3। फिर आता है प्रोविजन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, पंचायतों के लिए बजट एलोकेट करने का काम करेगा इन 243 आई में। किसमें, 243 आई में, किसमें, 243 आई में।
फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आता है आपका क्या, 74th अमेंडमेंट। कौन सा, 74th अमेंडमेंट। यह ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कल की क्लास में एंड उससे पहले वाली क्लासेस में भी देखा है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है हमारा नगर पालिका एक्ट। क्या आता है, नगर पालिका एक्ट आता है। कंप्लीटली वही चीज है, कुछ भी ऐसा नहीं जो अलग है। पंचायतें समझ ली तो बिल्कुल वही सेम चीज यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होती है। हर राज्य का एक काम होगा कि वो क्या करेगा, अपने राज्य में म्युनिसिपालिटीज को स्टैब्लिश करेगा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक ये जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, आपसे कोई पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशन का लार्जेस्ट आर्टिकल जो है, क्या लार्जेस्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, आर्टिकल 243 है। कौन सा, आर्टिकल 243। याद रहेगी बात, क्योंकि इसके बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं, इतने सारे सब क्लॉजेज हैं कि लिटरली आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। अगर हम लोग नगर पालिकाओं को लेकर बात करते हैं तो 1687 में सबसे पहली नगर पालिका बनी थी जिसका नाम था मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे पहली जो बनी थी, ठीक है। फिर आता है 1726 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेयर कलकत्ता एंड बॉम्बे। फिर आता है 1870, लॉर्ड मायो वाज द पर्सन जो एक रेजोल्यूशन लेकर आया और फाइनेंशियली डिसेंट्रलाइज किया म्युनिसिपालिटीज को। क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया था म्युनिसिपालिटीज को, ठीक है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी सपोर्ट दिया कि भाई फाइनेंशियली आप लोग अपने हिसाब से मेंटेन करो। फिर आता है 1882, लॉर्ड रिपन, इसने क्या किया था, मैग्ना कार्टा रिलीज किया। किसके लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। पहली बार प्रॉपर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट ही इस टाइम ड्यूरेशन में आया था। फिर आता है 1907 रॉयल कमीशन, इसने भी डिसेंट्रलाइजेशन किया, किसको, हब हाउसेस को। फिर आता है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहां पर पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या दी गई, पावर्स दी गई, कुछ सब्जेक्ट्स अलॉट किए गए कि भाई कहां कहां पर तुम काम कर सकते हो। ध्यान रखना, पावर का मतलब ये है आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो, ये क्या है, आपकी पावर है एक तरह से। फिर आता है 1924, जिसे आप लोग पावर कह रहे हो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी भी है। क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी है। फिर आता है कंटोनमेंट एक्ट। कंटोनमेंट एक्ट किसके लिए, आर्मी का जो कंटोनमेंट एरिया होता है उसके लिए बात की जाती है, ठीक है। आर्मी का जो कैंपस होता है या कैंपस एरिया जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, कैंप बोलते हो, उसके बारे में बात हो रही है, उसको कंटोनमेंट एरिया बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां पर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविजन या सब्जेक्ट्स को अलॉट किया गया, लाया गया था सामने। वेल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं म्युनिसिपालिटीज को लेकर तो नगर पंचायत, ठीक है, ये ऐसे एरियाज होते हैं जो थोड़े बहुत रूरल और थोड़े बहुत अर्बन मिक्स होते हैं। यहाँ पे लेस पॉपुलेशन होती है, एक तरह से कस्बे देखने को मिलते हैं, जो कस्बे होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं। फिर आता है म्युनिसिपल काउंसिल, ये स्मॉलर अर्बन एरियाज होते हैं। एंड फिर आता है क्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लार्ज अर्बन एरियाज होते हैं, ठीक है। मेनली इनकी जो पॉपुलेशन होगी मोर देन 10 लाख होगी, क्या होगी, 10 लाख से ज्यादा होगी। बट आज के टाइम पर एक और टर्म आ गया जिसे हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन मतलब जहां पर जो आबादी है वो मोर देन 40 लाख हो जाती है, 40 लाख से ज्यादा लोग जहां पर होंगे उस जगह को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। वेल इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपालिटीज कहां पे आता है, 243 आर में आएगा। क्या होगा, आर में आएगा कि भाई। फिर आता है रिजर्वेशन, कहां पे, 243 टी में आएगा। किसके लिए, SC एंड ST कम्युनिटी के लिए। एंड 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स। वेल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपालिटीज कितनी रहेगी, तो इनकी भी 5 साल का ड्यूरेशन रहता है। 243 यू में कितने, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन रहता है। फिर आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 243 आई। कौन सा, आर्टिकल 243 आई में है। वेल it's all about the today's class. I hope you guys enjoy the class. Clear है, भाई ये सरप्राइज क्या देगी, क्या वो सडनली अचानक से अपने POP में बुलाएगी, आओ सर मेरे POP में आपको सरप्राइज दे रही हूँ, हैं, या फिर अचानक से ये होगा कि सर लो देखो वर्दी में आकर खड़ी हो गई आपके सामने, ऐसा तो हो गया नहीं, ठीक है। कई बार यार ये चीज लगती है यार, एटलीस्ट एक बार कम से कम जब आप, मतलब ये चीज सच में लगती है, बहुत अजीब लगती है। इवन
कोई और नहीं, तुम लोग भी यही काम करोगे। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एसएसबी देकर आ जाओगे, सब कर लोगे, उस दिन तुम चुपचाप अपना साइड हो जाओगे, बताओगे भी नहीं। नहीं नहीं यार, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे भाई। और ये सब करते हैं, किसी एक की बात नहीं है, सबकी बात है कि मैक्सिमम लोग ये चीज करते हैं, मैक्सिमम बच्चे 90% स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि नहीं शेयर करते इंफॉर्मेशन। कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक नहीं भी है, मतलब ठीक है, एक टाइम के बाद शेयर करना मना भी है, नहीं भी किया जा सकता, ये बात सच है बिल्कुल। बट कुछ हद तक मुझे लगता है कि शेयर करनी भी चाहिए, एटलीस्ट सिर्फ इतना तो करना ही चाहिए कि हाँ सर आज हो गया सिलेक्शन, एक बार एटलीस्ट आप बता दो, वो ही काफी होता है वैसे तो। चलो जो भी है, पर अच्छी बात है, मैं चाहता हूं हर किसी का सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी, तुम सभी लोगों को वो मौका मिले, ठीक है, वो वर्दी मिले, तुम सभी उस मुकाम तक पहुंचो जहां पर हम तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो, तो फाइनली ऑल गुड, किसी का कोई शक, कोई डाउट? सो टुडे, आज की क्लास में अगर हम बोलें तो आपका जो पॉलिटी है वो एंड हो चुका है। क्लियर? वेल, मंडे से आपकी शुरू होगी इकोनॉमिक्स, एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नई शुरुआत करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे ताकि आप लोगों को और चीजों के लिए भी टाइम मिल सके। क्या हुआ, क्या सीन नहीं किया, क्या हो गया भाई, क्या बता दूं, बता दीजिए। सीन नहीं किया सर ने, क्या चीज बोल रहे हो भाई, क्या हुआ क्या अचानक से, कुछ मिस कर दिया क्या मैंने, हैं? चलो भाई, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो सब लोग। टेलीग्राम पर मैसेज भेजा था, क्या मैसेज भेजा था भाई तुमने? अच्छा, नंबर मांग रहा था, अच्छा, क्या करेगा नंबर लेकर भाई, अब मेरे से बातें करके करोगे भी क्या यार, तुम्हारी उम्र मेरे से बात करने की थोड़ी है भाई। भाई टेलीग्राम पर मेरे पास तेरा मैसेज कहां पड़ा, मुझे तो पता भी नहीं भाई। मेरे पास ऐसे राइटिंग के मैसेज आए हैं, अभिज्ञान के, ठीक है, एक XYZ है उसका मैसेज आया है, फ्यूचर फौजी यश का मैसेज आया है, यशराज सिंह तोमर का मैसेज आया है, कार्तिक पाल का मैसेज आया है, एक कोई तुम्हारी क्लास में सिंड्रेला है उसका मैसेज आया है। ले और क्या बताऊं मैं तुझे भाई, हैं? गीतेश का मैसेज आया है, तुम्हारी क्लास में कोई सिंड्रेला है उसका मैसेज आया है, कार्तिक का मैसेज आया है,
यशराज सिंह तोमर, हाँ यशराज सिंह तोमर का मैसेज आया है, अभिज्ञान का मैसेज आया है। अब बता, इसमें से एक लड़की है, बाकी सारे के सारे लड़के हैं। शर्म तो आती नहीं होगी तुझे ये कहते हुए। अच्छा, वो सिंड्रेला स्टीव ही है। यार मेरे से बात करने के लिए मतलब स्टीव रॉजर से सिंड्रेला बन गए तुम हैं। शुक्र है ब्लैक विडो नाम नहीं रखा इसने। एनडीए का एक बच्चा है जिसको भी फॉर्म फिल करना था, तो फॉर्म की डेट, कई बार उसके मैसेज आया, कई बार मैंने रिप्लाई किया, फॉर्म फिल हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, बट 3 दिन फिर एक्सटेंड हुई डेट, उसके बाद भी उसका फॉर्म फिल नहीं हो पाया। बाद में उसके मैसेज पड़े हुए थे 4। अब ऑलरेडी मेरे पास क्या है 100-200 मैसेज आते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप से ज़्यादा मेरा टेलीग्राम चलता है। अब वो मुझे मैसेज करता है 3-4 मैसेज, एंड उसके बाद लास्ट का एक मैसेज पड़ा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपने रिप्लाई नहीं दिया और आपकी वजह से मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाया। पिछले 1 महीने से फॉर्म ओपन था, उसने फॉर्म नहीं फिल किया, सोचो। ठीक है, बट यहां पर ये कमेंट वो करने आया है कि आपकी वजह से फॉर्म फिल नहीं हो पाया। चलो तो स्टीव द क्यूट सिंड्रेला, आज की क्लास चलो भाई यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे से, वो होगी आपकी इकोनॉमिक्स की, वहां पर मिलते हैं। तो मुझको दीजिए विदा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।